नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। जय सैनी जी, मंजू जी, स्वागत आपका। कैसे हैं वनराज जी? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 1 अप्रैल से सारे के सारे सेशन शुरू कर रहे हैं और उसी क्रम में ये आज का दूसरा सेशन आपके सामने है। चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 से। कक्षा 11 हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आपने कक्षा 11 के सारे सेशन नहीं देखे हैं तो आज ही आप जाके प्लेलिस्ट में वो सारे सेशन देख सकते हैं। और विद्वान साथियों, ये जो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं ये आपके ग्रेड फर्स्ट में भी काम आएगी, ग्रेड सेकंड में भी काम आएगी और ग्रेड थर्ड में भी काम आएगी। ये रीट के प्री एग्जाम में भी काम आएगी और ये रीट के मेन एग्जाम में भी काम आएगी। तो ये जो आप पढ़ रहे हो वो सबसे बेहतरीन पढ़ रहे हो। यानी मैं अगर आप कहूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर हम कौन सी मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़े। बहुत सारी मार्केट में पुस्तक है, लेकिन अगर उन सारी पुस्तकों की जननी की अगर आप बात करते हो कि वो जो सारी पुस्तकें हैं उनकी जननी से आपको पढ़नी है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो करते हैं शुरुआत। वेद जी कैसे हैं आप? मदन जी स्वागत आपका, सीमा जी स्वागत आपका, सुनीता जी स्वागत आपका, रवि कुमार जी, उदयलाल मीना जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? रचना चौधरी जी, माया जी, सुरेश सैनी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ रहे हैं हम, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आज हम जो है वो इकाई नंबर 3 की चर्चा जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 जो यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज यूनिट नंबर 3 अर्थात दबाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है दबाव वाला, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अपने रीट का सिलेबस देखोगे, पाठ्यक्रम देखोगे, तो आपको वहां पर ये टॉपिक मिलेगा। दबाव नाम से एक अलग से टॉपिक है ये। तो चलिए आज सोचते हैं कि दबाव क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं विद्वान साथियों, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अर्थात आप इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पे क्लिक करिए, बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जो सेलेक्ट करें और राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार के सदस्य बन जाएं और अपने अध्ययन को और बेहतर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारे साथ यहाँ YouTube पे जो पढ़ाई कर रहे हो, जो अधिगम कर रहे हो, जो लर्निंग कर रहे हो, इसके लिए आपको किसी प्रकार का पे नहीं करना पड़ेगा। हमारे सारे के सारे सेशन जितने हमने 2021 में करवाए थे, या इस परिवार में ऑलमोस्ट 1500 प्लस वीडियो क्लासें हैं। 1500 वीडियो क्लासें यहाँ पर है और सारी की सारी क्लासें आप बिल्कुल बिना कोई पैसा दिए देख सकते हो। सभी क्लासों की PDF फाइल के लिए आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से टेलीग्राम से सारी की सारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्लास का थोड़ा सा टाइम टेबल बता देता हूं। सुबह पहली क्लास 8 बजे होती है, जो CDP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरी क्लास जो होती है वो अभी चल रही है, जहां हम शिक्षा मनोविज्ञान कर रहे हैं कक्षा 12 से। तीसरी क्लास होगी आपकी SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 3 बजे, और चौथी क्लास आपकी रात को होगी जहां हम RBSC कक्षा 9 पढ़ रहे हैं। तो सारी की सारी क्लासों का टाइम टेबल ये है। इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप हमारी सारी PDF फाइलों को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अक्षय जी कैसे हैं आप? कविता जी, अजय जी, अनुमेघा जी, मुस्कान जी, कविता जी, सुरेश जी, कैसे हैं आप सभी? चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। दबाव की बात करते हैं। दबाव, मानवीय क्षमताएं और खुशहाली, इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो तो है दबाव। विद्वान साथियों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दबाव क्या है, तो क्या साधारण शब्दों में आप कह सकते हो? क्या कह सकते हो?
अगर मैं आपसे ये पूछूं, मोनिका जी कैसे हैं आप? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि दबाव क्या है, क्या है दबाव? अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, मित्रों में, जहां पर भी रहते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि यार आज मैं बड़ा परेशान हूं, बहुत ही ज्यादा दबाव में हूं, या प्रेशर में हूं। प्रेशर, दबाव किस बात का हो सकता है? दबाव अनेकों अनेक बात का हो सकता है। एक बालक जिसकी भोजन करने की इच्छा नहीं है और उसकी माँ उसको कह रही है कि चल खाना खा। एक छोटा बच्चा जो दूध पीना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसको बार बार कह रही है कि दूध पी, दूध पी, दूध पी। ये भी दबाव ही है। इस काम करने से, इस प्रकार के काम करने से उस बालक के ऊपर क्या पड़ रहा है? मेंटली प्रेशर पड़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उस पर मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है, यानी दबाव बढ़ रहा है। 10वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास होने का दबाव था कि बोर्ड की परीक्षा है तो पास होना है। आज आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज भी आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। तो ये सारे के सारे क्या चीजें हैं? दबाव। दबाव हमारे जीवन में डेली रोजमर्रा के काम में काम आता है। यानी दबाव क्या है? घर में अगर आपके गाय हैं, भैंसे हैं और उनके लिए खेत से घास लेके आना है, वो भी दबाव ही है कि अगर घास नहीं खिलाएंगे गायों को तो हमें दूध नहीं देगी, है ना? अगर आप युवा हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, आधुनिक बच्चे हैं, अगर आपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हंस के बात नहीं की, 2-3 बार उनको पूछा नहीं कि है ना सोनू बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो नाराज हो जाएगी या वो नाराज हो जाएगा। तो उसको खुश रखने का भी दबाव है। तो हमारे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे दबाव का सामना हम करते हैं। तो क्या ये दबाव हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए अच्छे नहीं है? क्या हमें दबाव में रहना चाहिए, या मैं ये कहूं सीधी सीधी भाषा में, क्या दबाव हमारे लिए ठीक है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का अगर उत्तर की बात करते हैं हम विद्वान साथियों, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए दबाव होना जरूरी है। थोड़ा हमारे जीवन में एक लिमिट तक प्रेशर होना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेशर के हम काम नहीं करते हैं। कक्षा पहली दूसरी, आज सब बच्चों को पता है, जो बच्चे अभी स्कूल एजुकेशन में है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, उन बच्चों को पता है कि सरकार हमें फेल नहीं करेगी, तो उनके ऊपर दबाव नहीं है, और उस दबाव नहीं होने के कारण वो बच्चे थोड़े से कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में। हम जब पढ़ते थे तो हमारे ऊपर ज्यादा दबाव होता था, तो हम ज्यादा ध्यान देते थे। यानी सीधा सीधा कहें कि कार्य को करने के लिए दबाव का होना बहुत जरूरी है। दबाव इंटरनली भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम पूरा दबाव यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अगले 1 से 1.5 घंटे तक का ये सेशन रहेगा। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक बटन दबा दें, और चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की कि क्या होता है दबाव। विद्वान साथियों, दबाव के अर्थ की बात करते हैं तो दबाव शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्ट्रेस की व्युत्पत्ति जो होती है वो लैटिन शब्द से होती है। यानी ये जो दबाव शब्द है उसका इंग्लिश तो क्या है? स्ट्रेस। हम कहते हैं ना कि आज मैं स्ट्रेस में हूं, और ये जो स्ट्रेस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिट्रेक्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिट्रेक्स से बना हुआ है। और इसका जो अर्थ होता है वो आता है तंग या संकीर्ण होना। तंग होना, परेशान होना, संकीर्ण यानी संकुचित हो जाना। अर्थात किसी बात से, किसी के कहने से, किसी काम से, या किसी काम को करने के लिए अपने मानसिक विचारों में या अपना मेंटली जो है वो तंग होना, थोड़ा सा प्रेशर लेना, यही क्या कहलाता है?
दबाव कहलाता है। दबाव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तंग होना या संकीर्ण होना। दबाव व्यक्ति द्वारा विभिन्न कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन है। जब तक पेपर की डेट नहीं आती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, या जब तक एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तब तक हम बहुत ही होश में, जोश में होते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर। लेकिन जैसे ही पेपर की एक जैसे कॉल लेटर आ जाते हैं, फिर कल, परसों, मान लो कि हम ये कह दें कि 15 अप्रैल को पेपर है, तो अब 15 अप्रैल एक दिन जैसे जैसे कम होता जाएगा, आज 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, जैसे 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 15 अप्रैल पास आती जाएगी, वैसे वैसे इधर हृदय के अंदर धक 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 बढ़ने लगेगा, पेपर का दबाव बढ़ने लगेगा। और जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो जो बच्चे अपने मैनेज नहीं कर पाते हैं दबाव को, वो उस पेपर के दबाव में इतने ज्यादा दब जाते हैं, उस पेपर के दबाव में इतने ज्यादा दब जाते हैं कि जो उनको आता है, जो पिछले 6 महीने से 12 महीने से उन्होंने पढ़ा है, वो सब उनका खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं सब कुछ, और पेपर में घबरा जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, जी घबराने लगता है, और सारी चीजें जो है वो पेपर खराब हो जाता है। दबाव है ये, इसी तो दबाव कहेंगे। इसमें शारीरिक दिक्कतें भी आती है, मानसिक दिक्कतें भी आती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो दबाव व्यक्ति द्वारा विभिन्न कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन है, जो व्यक्ति के इन सभी पक्षों को प्रभावित करता है। दबाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारण दबाव कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दबाव कारक कहलाते हैं। दबाव कारक वे घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती है, प्रेशर उत्पन्न करती है। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको इस सेशन के शुरुआत में ही दिए थे। नगेंद्र जी कैसे हैं आप? दीपक जी कैसे हैं? श्रुति जी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? महेश जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, दबाव अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये दबाव उत्पन्न करने वाली घटनाएं हैं। दबाव द्वारा उत्पन्न शारीरिक समस्याओं में अत्यधिक थकान होना, नींद की कमी, जी घबराना। जब प्रेशर में होते हो, रात को नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं, और फिर वो गीत गाते हैं आप कि करवटे बदलते रहे सारी रात हम, है ना? आपकी कसम, आपकी कसम, है ना? गीत सुना होगा आपने पुराना कि करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। ऐसा एक पुराना गीत है पुरानी मूवीज का। नींद क्यों नहीं आती है? दबाव के कारण नींद नहीं आती है। इधर दिमाग में जब सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी ना, तो नींद नहीं आएगी। और क्या क्या लक्षण बताए गए? थकान हो जाना, शरीर, आपने कुछ काम नहीं किया है, केवल मेंटली प्रेशर है, फिर भी ऐसा लगेगा कि यार शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, कमजोर फील करोगे, अपने आप को कमजोरी फील होगी। एंड इसके अलावा जी घबराने लगना, उल्टियां होने लगना, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार संबंधी परिवर्तन भी आते हैं, जैसे हड़बड़ाहट होना, आपसे कोई काम करना है, वो काम आप नहीं कर पाएंगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगेगी, पैन का ढक्कन भी ढंग से बंद नहीं होगा, हड़बड़ाहट, हाथों में कंपन होने लगेगा। धूम्रपान, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जो लोग शराबी होते हैं ना, शराबी, उनसे पूछना यार क्यों, उनको जो जब वो शराब नहीं पिए हुए हो, जब वो शराब नहीं पिए हो, तब आप उनसे पूछना कि यार आप शराब पीते हो, क्यों पीते हो? और बोले यार भाई जी का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहे, जैसे पढ़ा लिखा होगा वो क्या कहेगा, भाई जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहे यार, दबाव रहे काम को, ये करा पीनी पड़ेगा। अच्छा, एक मजदूर से पूछो आप, मजदूर से, मजदूर जो सारे दिन काम करता है, तेजे को काम करे, ईंट भाटा पत्थर का काम करते हैं, यार तू शराब क्यों पीता है? तो भाई जी सारा दिन थक जाओ यार, शराब पी ले। हालांकि ये कोई दबाव कम करने का ये कोई वो नहीं है,
उपाय नहीं है। दबाव कम करने के उपाय हम आगे पढ़ेंगे। ये लक्षण है, शारीरिक लक्षण है कि जब आप दबाव में होंगे, जब आप प्रेशर में होते हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथों में कंपन होने लगता है, कुछ धूम्रपान करते हैं। जितना आप अपने घर पे दादाजी वगैरह को देखो, अगर उनको किसी बात की चिंता है तो वो ज्यादा से ज्यादा बीड़ियां पिएंगे। कुछ लोग शराब पीते हैं। ये सारे काम वो कर सकते हैं। ये क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। बट इसी प्रकार सांवेगिक परिवर्तन भी होते हैं। सांवेगिक परिवर्तन, चिंता होना, अवसाद में चले जाना, डर जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, है ना, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। यानी जब कोई आपके घर में, जैसे आप हो और आपकी माताजी परेशान है किसी बात को लेकर, वो चिंता में है, और आप उनसे कोई चीज मांगोगे तो वो आपको थोड़ा ऐसे रूखा जवाब देगी, कड़ा जवाब देगी, क्योंकि वो चिड़चिड़, प्रेशर के कारण जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है। ठीक है, तो ये वो सारे कारण हैं, ये सारे लक्षण हैं। जब आप प्रेशर में होते हो तो इस प्रकार के लक्षण अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, और हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्या है, प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, दबाव में है, और अत्यधिक गुस्सा आता है। जब आप प्रेशर में रहोगे तो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, तथा संज्ञानात्मक परिवर्तनों में ध्यान केंद्रित करने में समस्या, स्मृति एवं निर्णय क्षमता में कमी आ जाती है। ज्ञान की बात करते हैं तो जब मान लो आपको किसी बात की टेंशन है, जैसे कि कोई लड़का है, ठीक है, और उसके माता पिता उसको कह रहे हैं, या कोई लड़की है, लड़का है, उसके माता पिता उसको बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि शादी कर लो। जैसे लड़का है, उसके प्रेशर दे रहे हैं घर वाले बार बार कि शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, और वो बेचारा लड़का ये कह रहा है कि मैंने हाथा जोड़ी है और रीट को पेपर दे लेने दो, मैं बाद में थे कैसे हो बैठे ही मैं ब्याह कर लेशू, मैंने जानती हूँ वो पेपर दे लेने दो। लड़कियों के लिए खास तौर पर इस प्रकार की समस्या आती है कि घर वाले आज भी गांव में लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करते हैं माता पिता। तो जब आपके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बढ़ेगा और आप इधर रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इधर ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं हो पाएगा। आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा किसमें, पढ़ाई में। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको शादी की टेंशन है कि घर वाले शादी कर देंगे, विवाह हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि जैसे ही विवाह हो जाता है बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। आप उनको परेशानियां भी कह सकते हैं, और वैसे सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। इसके कारण आपका ध्यान एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, दबाव के कारण आपकी स्मृति जो है वो, याददाश्त जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बार बार चीजें याद करने के बाद भी आपका ध्यान याद नहीं हो पाएगा। आपको निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। दबाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दबाव के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात कर सकते हैं हम। तो जनरली अगर बात करते हैं दबाव, तो दो प्रकार के दबाव होते हैं, एक पॉजिटिव दबाव होता है और एक होता है नेगेटिव दबाव। ज्यादातर दो ही प्रकार के दबाव होते हैं। बहुत ही जल्दी नगेंद्र जी 11th की प्रिंट वाली पीडीएफ शायद आज शाम तक, वरना कल तो 100% है। मैं टारगेट बना के मैं प्रयास करूंगा कि आज ही उस फाइल को हम प्रिंट के लिए आपको डाल दें, वरना कल 100% आपके पास होगी 11th की पीडीएफ। देखिए, दबाव के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है सकारात्मक दबाव, और इस सकारात्मक दबाव को ही क्या कहते हैं, यूस्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सकारात्मक दबाव को क्या कहा जाता है, यूस्ट्रेस कहा जाता है। यूस्ट्रेस, यूस्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है। जैसे जो बच्चे साइंस के हैं उनको पता है कि दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरियाज, एक बैड बैक्टीरियाज। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को और मजबूत बनाते हैं, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। इसी प्रकार प्रेशर भी
दबाव दो प्रकार का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस जिसे सकारात्मक पॉजिटिव दबाव कहते हैं। जी नीतू जी खमागनी कैसे हैं आप? और दूसरा जो होता है वो होता है नकारात्मक दबाव जिसे डी स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डी, टी, है ना। और ये है यू, तो याद रखना यू तो है अच्छा, यू, और डी, डी, डी है बुरा, बुरा है ये। डी होता है क्या? बुरा। याद रख लोगे, यू स्ट्रेस हमेशा अच्छा होता है, डी 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 स्ट्रेस जो है वो बुरा होता है। यू स्ट्रेस अच्छा और डी स्ट्रेस बुरा। आइए इन दोनों की चर्चा करते हैं। दबाव विद्युत की भांति होता है। जैसे आपके घर के अंदर सीएफएल लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, आप जैसे ही बटन दबाओगे बल्ब जल जाएगा। जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जैसे ही बल्ब जलाओगे, ऐसा एक परिपथ आपने कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ा ही है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जो बच्चे चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे किसी के भी हो, सबने ये पढ़ा हुआ है। यहां पर एक कुंजी लगी होती है, यहां पर एक बैटरी लगा होता है, और ये इसका पूरा परिपथ है। क्या है? ये परिपथ है। तो यहां से विद्युत चलेगी। जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट चल रही है, ठीक है। यहां से आप जैसे इसको टच करोगे, यहां पर ये बल्ब जलेगा। तो अगर 220 वोल्ट तक लाइट दोगे आप, तब तो बल्ब जलेगा, रोशनी देगा, आपको खुशियां देगा। क्योंकि जब बल्ब जलता है तो खुशियां मिलती है। दीपावली पर रंग बिरंगे बल्ब जलते हैं तो क्या मिलती है? खुशियां मिलती है। लेकिन अगर आपने इसको कहीं 240, 250, 260, 280, 290, 320, 440 लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे, गीत सुना हुआ आपने, एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो अगर आपने इसको 220 तक दिया तो आपको यहां पर खुशियां मिलेगी, बल्ब जलेगा, खुशियां मिलेगी, रोशनी होगी। अगर आपने यहां पर 440 वोल्ट दे दिया तो क्या बल्ब जलेगा? क्या ये फुस फुस हो जाएगा। इसके बीच का जो ये फिलामेंट है ये धू धू करके जल जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम स्ट्रेस की तुलना कर सकते हैं विद्युत से, कि अगर एक लिमिट में कंट्रोल्ड तरीके से अगर हम दबाव लेते हैं, कंट्रोल्ड तरीके से अगर हम दबाव लेते हैं तो खुशियां आएगी जीवन में। दबाव से तो दबाव से क्या आएगी जीवन में? खुशियां आएगी। और अगर हमने कहीं 440 वोल्ट का दबाव ले लिया तो फिर हमारा बल्ब जल जाएगा। तो दबाव लीजिए, दबाव लेनी अच्छी बात है, लेकिन कहीं इतना दबाव ना ले कि उस दबाव के चक्कर में हम दबाव के नीचे दब जाएं। हम दबाव के नीचे दब जाएं, इतना ज्यादा दबाव नहीं लेना है। याद रखना, दबाव के ऊपर आप ही होने चाहिए, दबाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो एक बार लाइक बटन दबा के बताओ कि दबाव जो है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, दबाव के ऊपर आप होने चाहिए। दबाव लेना है हमें 220 वोल्ट तक का, जिससे कि खुशियां आ सके जीवन में। 440 का नहीं लेना है, याद रखना, 440 वाले से दूर ही रहना है। तो दबाव विद्युत की भांति है। दबाव व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, इससे व्यक्ति कार्य करने, निष्पादन की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार किसी बल्ब के जलने के लिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के निरंतर कार्यरत रहने के लिए उसका दबाव होना जरूरी है। इसीलिए यदि किसी बल्ब में विद्युत धारा अत्यंत तीव्र हो तो वह बल्ब की बत्ती गला देती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के लिए दबाव एक विशेष स्तर तक ही लाभकारी होता है, यदि दबाव इस स्तर से अधिक हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा दबाव, तो ये व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो दबाव लेना है अपने को 220 वोल्ट तक। आपने देखा था कि रीट का पेपर रद्द हो गया था, तो 2-3 बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
विनोद कुमार प्लीज कहने की जरूरत नहीं, हमने सारी की सारी पीडीएफ डाल रखी है। 6 से 12 तक अभी एनसीईआरटी करवाया नहीं है, 6 से 8 तक करवाया और 6 से 8 तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो दबाव नहीं ले पाए बच्चे, रीट का दबाव नहीं ले पाए, रीट रद्द होने का दबाव नहीं ले पाए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों दे दी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति? क्योंकि वो दबाव ज्यादा ले लिए, 440 वोल्ट का दबाव ले लिया उन्होंने। और जब उन्होंने 440 वोल्ट का दबाव ले लिया तो वो क्या हो गए, उनका भी बल्ब जो है वो जल गया। तो याद रखना है हमेशा ये बात कि दबाव अच्छी बात है, लेकिन लिमिट के अंदर है, लिमिट से ज्यादा नहीं। अंडर लिमिट सब कुछ ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, लिमिट से बाहर जाके अगर कोई काम करेंगे तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दबाव का वह लाभकारी स्तर जिसके कारण व्यक्ति कार्य करने की ओर अग्रसर होता है, उच्च निष्पादन करता है और उपलब्धियां प्राप्त करता है, उसे यूस्ट्रेस कहते हैं। यह सकारात्मक दबाव भी कहलाता है। यदि दबाव का स्तर यू स्ट्रेस के स्तर से अधिक हो गया या होता है तो इससे व्यक्ति के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसे डी स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डी स्ट्रेस कहते हैं। यह नकारात्मक दबाव भी कहलाता है। यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस के अलावा दबाव के कारणों के आधार पर दबाव को हम और भी कई भागों में बांट सकते हैं, बट मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस दो ही प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो ही प्रकार के जो है मुख्य तौर पर स्ट्रेस जो है वो होते हैं। देखिए, भौतिक और पर्यावरणीय दबाव की बात करते हैं। ये कौन सा दबाव होता है? रूस और यूक्रेन का आपने देखा कि युद्ध चल रहा है। जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं उनके ऊपर यह भौतिक दबाव अभी है। उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। अपने जीवन के अंदर जितनी भी उन्होंने संपत्ति अर्जित की, परिवार बनाए, घर बनाए, हम कितने सारे सपने सजोते हैं और अचानक एकाएक बिना हमारी गलती के सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा कोई दोष नहीं है, बिना हमारी गलती के हमें एकाएक कह दिया जाता है कि या तो यहां से चले जाओ या मारे जाओ, और हम सब कुछ छोड़कर, और हमें पता भी नहीं होता है कि हम जाएंगे कहां, और हमें निकाल दिया जाता है। ये देखिए, ये दबाव मुख्यतः बाह्य कारकों या पर्यावरणीय कारकों से हो सकता है, जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोरगुल, गर्मी, सर्दी आदि से उत्पन्न होता है। इसके अलावा भूकंप, आग, बाढ़ आदि से भी इसके कारण हो सकते हैं। इस दबाव के कारण व्यक्ति शारीरिक दबाव महसूस करता है। चोट लगना, पौष्टिक भोजन की कमी, निंद्रा की कमी आदि इसके परिणाम हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है। यह दबाव व्यक्ति के बाह्य कारकों द्वारा जनित होता है, बाह्य कारकों द्वारा जनित नहीं होता है। यह आंतरिक कारक होता है। ठीक है, व्यक्ति का समस्याओं के बारे में अधिक चिंता करना, उनसे लगातार परेशान रहना, पुरानी घटनाओं के बारे में बार बार याद करना, जल्दी हिम्मत हार जाना आदि के कारण इस प्रकार के दबाव होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं है, बट सेल्फ स्टडी का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी किया। हालांकि मैंने कोचिंग में भी पढ़ा है मैंने, और सेल्फ स्टडी भी बहुत की है। कोचिंग में तो एक बार ही गया हूं मैं, उसके बाद कभी कोचिंग नहीं गया। बाकी मैंने हमेशा ही सेल्फ स्टडी की है। और सेल्फ स्टडी का जो सबसे घोर, सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो ये है कि व्यक्ति दबाव में रहता है। प्रेशर, अकेला बैठा पढ़ता है वो, और अकेला बैठा पढ़ता है तो वो पढ़ते खो जाता है। सोचने लगता है, यार क्यों पिछली बार पेपर लीक हो गयो, अब की बार नहीं हो जैसी कठी, और आगे नई शिक्षा नीति आव लाग रही है, ए बार नहीं लागे तो आगे के करांगा, क्या लागत्या 2 पेपर है, ए पेपर में तो पास हो गया, अगलो पेपर भी तो देना पड़सी, क्यों यानी ऐसी काल्पनिक चीजों से वो परेशान होता है। और अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा चिंताएं
बना लेता है और फिर उन चिंताओं के कारण वो प्रेशर में आ जाता है। तो इस प्रकार के ही दबाव को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल दबाव कहते हैं। ये इंटरनल दबाव है। कैसा है ये इंटरनल दबाव है। तो कभी भी ऐसा दबाव नहीं लेना है। अगर आपको दबाव से दूर रहना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। मेरे ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दबाव है, दबाव तो सबके जीवन में है। मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा पड़ा रहता है। अभी शायद हमारे जीवन में ये वाला दबाव नहीं हो, है ना, सामाजिक ये मनोवैज्ञानिक दबाव सबसे ज्यादा है। जब भी आप मनोवैज्ञानिक दबाव में जाता हूं, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं अपने दबाव को कम करने के लिए क्या करता हूं, या जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं रामायण देखता हूं। कभी ज्यादा समय होता है तो रामायण मेरे पास पड़ा हुआ है, रामचरितमानस में, उसको पढ़ता हूं। फिर ये सोचता हूं कि माता सीता एक राजा के परिवार में जन्मी, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाती। जब वो भोजन करती थी तो 56 प्रकार के भोजन बनते थे। भगवान राम से विवाह होता है। विवाह के कुछ समय के बाद ही जब पता चलता है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, पूरे महल में खुशियां छा रही हुई थी। सुबह राज्याभिषेक होने वाला था और जब सुबह होती है तो भगवान रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी एक साधु के वेश में, एक वनवासी के वेश में और वन की ओर गमन कर रहे हैं। वहां से माता का हरण, हजारों मुसीबतें, और फिर सब कुछ ठीक होता है। फिर दोबारा ठीक होने के बाद फिर माता जब रावण के यहां से आ जाती है, फिर राम जी उनको त्याग देते हैं। इन सारी चीजों से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है कि जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसका परिणाम अच्छा होना है। जो हो रहा है चाहे वो आज की परिस्थिति में अच्छा हो, आज की परिस्थिति में चाहे वो बुरा हो, बट उसका जो परिणाम निकलने वाला है वो परिणाम बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है और हमें खुशियां देने वाला होता है। आप ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, रीट में आपका होगा कि नहीं होगा, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में होगा कि नहीं होगा। आपका काम है मेहनत करने वाला, मेहनत करते रहिए। होगा या नहीं होगा ये मालिक पे छोड़ दीजिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक सोच ही दबाव से मुक्ति दिला सकती है। जिस व्यक्ति की नेगेटिव सोच होती है वो कभी दबाव से पार नहीं पा सकता, वो हमेशा ही प्रेशर में रहेगा। मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर ली। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकता और अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करती है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में कुंठा उत्पन्न होती है, जिससे दबाव भी बढ़ता है। आप जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य में ही बाधा आ गई है और वह बाधा आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने नहीं दे रही है और आप असफल हो गए हैं कुछ समय के लिए और आप कुंठित हो जाएंगे और कुंठित होकर अपने ऊपर क्या बढ़ा लेंगे, दबाव बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार यदि हम दो परिस्थितियों या लक्ष्यों में से किसी एक को चुनने का निर्णय लेते हैं और यदि दोनों लक्ष्य हमें लगभग समान आकर्षक लगे और हम निर्णय लेने में परेशानी हो, तो मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व। और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रीट के एग्जाम में कि अगर आपको दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनना है, दो अच्छी वस्तुओं में से किसी एक को चुनना है, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? द्वंद्व। और यह द्वंद्व भी दबाव का कारण बन सकता है। द्वंद्व भी दबाव का कारण बनता है और उत्पन्न होता है दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व, अवसाद आदि सभी समस्याएं मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम होती है। ये सारी की सारी मनोवैज्ञानिक दबाव हम पे क्या करती है? डालती है। राजस्थान क्लास 9 की क्लास
आज रात को करेंगे ना उसकी, राजस्थान अध्ययन 9 की, कक्षा 9 आरबीएसई हम रात को 8:30 से 9:30 बजे करते हैं, तो वहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर चर्चा हम करेंगे। अभी हम मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव कौन सा होता है? जब तक आप कुंवारे हैं तो अक्सर लोग आपको कहते हैं कि बेटा तन्ने के ध्यान, तन्ने तो आटे दाल को भाव भी रोको नहीं, तू तो अभी बापूजी और होटल में जिमे, तन्ने के ध्यान। अच्छा, कुछ समय जीने के बाद आपका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद आपकी पत्नी आएगी। दबाव दोनों पे आएगा, पत्नी पर भी आएगा और पति पर भी आएगा। पत्नी पर ऐसा, मैं कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चों ने भी कमेंट भी किया था कि लड़कियों के जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है, समस्याएं सबकी इक्वल है, सबके बराबर ही समस्या है, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, बट ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के ज्यादा समस्या है या किसी विशेष लिंग के साथ ज्यादा समस्या है। क्या समझ में नहीं आया बताएं आप, यादव जी क्या समझ में नहीं आया आपको? यादव जी बड़ा कमेंट करके पूरी बात लिख के बताएं, और हिंदी में कमेंट करेंगे तो और ही अच्छी बात है। क्या आपको बात समझ में नहीं आई है? क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है कि समझ में नहीं आया है, बट कौन सी बात समझ में नहीं है ये आप मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया ये बात बताएं आप हमें, क्या बात समझ में नहीं आई, कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आया? हम सामाजिक दबाव की बात करें उससे पहले मैं फिर से रिवाइज करूं, आप मुझे बताएं। जैसे कि आपको क्या समझ में नहीं आया? आपको मनोवैज्ञानिक दबाव समझ में नहीं आया, या आपको भौतिक या पर्यावरणीय दबाव समझ में नहीं आया, या फिर क्या बात है जो आपको समझ में नहीं आई? द्वंद्व क्या होता है ये समझ में नहीं आया? क्या बात समझ में नहीं आया? टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। माया देवी जी, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राम स्वरूप जी कैसे हैं आप? द्वंद्व समझ में नहीं आया आपको? बिल्कुल द्वंद्व समझा देते हैं आपको। द्वंद्व क्या है यादव जी? कि आप किसी विवाह में गए हैं खाना खाने के लिए, और आपके सामने कंडीशन है कुछ खाना खाने की, कि वहां पर शादी में राजभोग भी बने हुए हैं, रसगुल्ला भी बना हुआ है और चमचम भी बना हुआ है। आपके पास ऑप्शन है कि आप केवल इन तीनों में से एक ही पीस खा सकते हैं, यानी एक मिठाई खा सकते हैं, या तो राजभोग खाएं या चमचम खाएं। यानी आपको कुछ चीजों में से किसी एक को चुनना है। और वो मजे की बात है यादव जी ये कि आपको राजभोग भी पसंद है, चमचम भी पसंद है और रसगुल्ला भी पसंद है। आप चाहते हैं कि तीनों खाएं, बट उस शादी की ये कंडीशन है, उस शादी की एक कंडीशन है कि भैया खाना एक ही है, या तो तुम राजभोग खाओ, या तुम चमचम खाओ, या रसगुल्ला खाओ। तो अब तुम्हारे मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया भाई, द्वंद्व शुरू हो जाएगा आपके मन में कि चीजें तो मुझे तीनों पसंद है और खानी मुझे एक है, तो मैं कौन सी खाऊं, कौन सी चीज मैं खाऊं? और इन तीनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करने में जो आपके मन में जो विचार उत्पन्न होंगे वो ही द्वंद्व होंगे, उसे ही द्वंद्व कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे। किन्हीं दो अच्छे, किन्हीं दो पसंद की चीजों में से, किसी दो पसंद की चीजों में से किसी एक को चुनना ही द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक पात्र है पोपटलाल। पोपटलाल का विवाह नहीं होता है। अब एक बार क्या होता है कि उसके लिए दो रिश्ते आ जाते हैं, तो एक को तो उसने जो है वो जो भीड़े हैं उनके घर पर बैठा दिया, और एक को उसने अपने घर पर बैठा दिया जहां जेठालाल और उसकी पत्नी उनसे बातचीत कर रही है। तो वो छत से होकर कभी इधर वाले घर पे जाता है और कभी इधर वाले घर पे जाता है, कभी इधर वाले घर पे जाता है और कभी इधर घर वाले घर पे जाता है। और दोनों ही रिश्ते क्योंकि वो तो शादी करना चाहता था, उसको तो दोनों ही पसंद आ रहे थे, लेकिन
उसको किसी एक को सिलेक्ट करना था। हालांकि उस सीरियल में तो वो किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये एक समझ में आ गया होगा कि किसी दो चीजों में से, किसी दो अपने अच्छे वस्तुओं में से किसी एक को चुनना, किसी दो मनपसंद चीजों में से किसी एक को चुनना। हालांकि इसके लिए मैं ये भी उदाहरण दे सकता हूं कि आपका सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाए और रीट में भी सिलेक्शन हो जाए, तो यहां पर भी आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इनकी तुलना नहीं हो पा रही है ना। तो किसी दो समान वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनना ही द्वंद्व कहलाता है। बताएं, समझ में आया क्या यादव जी? चम्मच खाऊं, चमचम खाऊंगा? अच्छा, खा तो मैं भी लूं, लेकिन अभी तो केवल बात कर सकते हैं हम। यादव जी बताएं कमेंट करके, समझ में आया आपको? फिर हम आगे चलें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दबाव होता है, मैं सामाजिक दबाव की बात कर रहा था, और मैं आपसे यह बात कर रहा था कि एक लड़का या एक लड़की का विवाह हो जाता है, उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे सामाजिक दबाव आते हैं। जब तक उनका विवाह नहीं होता है तब तक तो सारे लोग कहते हैं कि लड़ी थाने की चिंता है, ते तो बापूजी और होटल में जिम और यार भले 100 बातें सुनावे। फिर शादी हो जाए तो देखो थारे ऊपर जिम्मेदारी आओगी, पैसे कमाने की जिम्मेदारी। लड़की है तो उसको घर संभालने की जिम्मेदारी, कि घर को कैसे मैनेज करें, नए एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने की जिम्मेदारी। लड़के के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी। ये अन्य लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार के सदस्य की बीमारी अथवा मृत्यु होना, परिजनों या मित्रों के साथ तनावपूर्ण संबंध होना, मित्रों से मनमुटाव होना। और इसका सब सीधा सीधा उदाहरण दे दूं कि आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के द्वारा आपसे ब्रेकअप कर लेना, आपके कॉल को ब्लॉक कर देना, आपको इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर, इन पर सब पे ब्लॉक कर दिया। तो ये सामाजिक दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? आदि के कारण सामाजिक दबाव उत्पन्न होते हैं। सामाजिक दबाव को व्यक्तित्व से गहन संबंध होता है। यानी जितना ज्यादा आप पे जितना ज्यादा सामाजिक दबाव होगा, उतना ही आपका व्यक्तित्व भी क्या होगा? खराब बनता जाएगा। लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद देखिए आता है शरीर क्रियात्मक प्रभाव। शरीर क्रियात्मक प्रभाव यानी इस दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव की स्थिति में व्यक्ति के शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन में से कुछ हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। जैसे ही आप प्रेशर में होते हैं, किसी दबाव में होते हैं, किसी कुंठा में होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो है वो कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? आपके शरीर के अंदर अचानक एड्रेनल एंड जो है वो कार्टिसोल बढ़ जाता है, और इसके कारण व्यक्ति के शरीर में अनेक क्रियात्मक और दैहिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए हृदय की गति बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, शरीर में उपापचय की दर घट जाएगी, यानी आपका भोजन जो है उसका पाचन कम हो जाएगा, पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है। अधिक समय तक दबाव रहने से व्यक्ति को दीर्घकालीन शारीरिक नुकसान होता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ। कुछ समय ऐसा आया मेरे जीवन में, पिछली बार जब रीट की हम तैयारी कर रहे थे, पिछली बार जब हम 2021 की रीट की तैयारी कर रहे थे, तो जो बच्चे मेरे साथ हमेशा से जुड़े उनको पता भी है कि कुछ लिमिटेड 10, 15, 20 दिन का एक ऐसा समय आया, 20 दिन का, कि 20 दिन तक लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया मुझे, और बड़ा खतरनाक स्ट्रेस था। अब मैं बता भी नहीं सकता, ऐसा स्ट्रेस था जिसके कारण क्या हुआ, मेरे जो है बीपी की प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो हमेशा जनरली प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? बीपी होना शुरू हो जाता। तो फिर मुझे बीपी की दिक्कतें होने लगी। फिर धीरे धीरे वो प्रेशर मैंने कम किया, सारी समस्याएं हल की, और सारी समस्याएं हल होने के बाद फाइनली बीपी वगैरह की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो याद रखना, ज्यादा समय तक आपको प्रेशर में रहना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर में रहोगे, हमारा शरीर जो है वो कई सारी बीमारियों को आमंत्रण दे देता है, और हम बहुत सारी अनेक बीमारियों के जो हो क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। तो प्रेशर के कारण ऐसा बहुत सारा हो जाता है हमारे साथ। मानवीय क्षमताएं, दबाव मानवीय क्षमताओं का मुख्यतः 3 पक्षों में अध्ययन किया जा सकता है, जैसे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और
व्यवहारात्मक या क्रियात्मक दबाव। यानी इस प्रकार से 3 प्रकार से हमारे व्यवहार में हमारे शरीर में परिवर्तन आ सकता है। एक तो आपके जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है आपके दबाव का, एक संवेगात्मक पक्ष हो सकता है और एक व्यवहारात्मक क्रियात्मक हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होगा, जब आप प्रेशर में होते हो, जब आप प्रेशर में होते हो तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, और जब आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा तो आप अपना मन जो है वो पढ़ाई में स्थिर नहीं रख पाएंगे। ये संज्ञानात्मक प्रभाव है। संवेगात्मक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो जब हम प्रेशर में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो हमारे संवेग जो है वो हमारा साथ नहीं देते हैं। हम प्रयास तो करते हैं हंसने का और हमारी आंखें कहती है कि रो, यानी आंखों से तो ऐसा लग रहा है शक्ल पे तो 12 बजे और हम हंसने का प्रयास करते हैं। तो संवेगात्मक प्रभाव भी हम पे पड़ता है प्रेशर का, और हम अच्छे तरीके से व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं और ना ही हम कोई काम अच्छा कर पाते हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव, संज्ञानात्मक क्षमताओं में वे क्षमताएं शामिल होती है जो मुख्यतः मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। उदाहरण के लिए चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता, प्रत्यक्षीकरण, तर्कना, समस्या समाधान की योग्यता आदि। व्यक्ति के अधिक समय तक दबावग्रस्त रहने से उनकी निर्णय क्षमता, समस्या समाधान करने की योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, तर्कना आदि शक्ति, चिंतन योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है कि आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ते हो और आप ऑलमोस्ट अपने सिलेबस को कवर करके जाते हो, और आपको इतना ऐसे लगता भी है कि हाँ मैंने मेरा पूरा सिलेबस कर लिया, अब ठीक है। लेकिन फिर जब आप पेपर हॉल में होते हो, और पेपर हॉल में जब आप दबाव में होते हो, कई बार ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही पेपर हॉल में दबाव में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पेपर हॉल में दबाव में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 30%, 30% बच्चे होते हैं जो पेपर हॉल में प्रेशर ले लेते हैं, और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये सारा पढ़ा लिखा उनका साफ हो जाता है। सारा पढ़ा लिखा उनका क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और फिर पेपर में अच्छा नहीं कर पाए इसका दबाव भी उनके ऊपर आ जाता है। फिर घर पर आकर वो रोते हैं, 2-3 दिन तक सोते ही सोते हैं, खाना खूना सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा, जिनका प्रेशर अभी 440 तक नहीं पहुंचा है, 300, 350 तक पहुंचा है, वो तो 2-3 दिन दबाव में रहेंगे और फिर वापस अपने आप को रिकवर कर लेंगे। लेकिन जिनका दबाव 440 या उससे ऊपर पहुंच जाता है, वो फिर कई गलत कदम उठा लेते हैं, और उन गलत कदमों के कारण उनको काफी ज्यादा, उनको और उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती। तो हमेशा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, जब भी आपको लगे कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आप कहीं हार गए हैं, या आपको लगे कि अब ये कुछ खत्म, सब कुछ मेरे लिए खत्म हो गया है, तो आप बाहर निकलना अपने घर से, और बस स्टैंड पर या इधर उधर जाके देखना जहां भिखारी बैठे होते हैं, और तुलना करना अपने आप की उनसे कि क्या आज आपकी स्थिति उतनी खराब तो नहीं हुई है कि आपको भीख मांग के खाना पड़े। हो सकता है कि आप पेपर में फेल हो गए हो सकता है कि आपका रिश्ता टूट गया हो सकता है कि कोई और ज्यादा समस्याएं हो, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या तो नहीं है कि आपको भीख मांग के खानी पड़े। तो जब वो भिखारी, मैं ऐसे लोगों का मानता हूं कि वो कितने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं। अनाथ लोग जो होते हैं, विकलांग लोग जो होते हैं, या ये जो भिखारी कोई जन्म से भिखारी नहीं होते, परिस्थितियां बना देती है, तो उनका मेंटली जो दबाव सहने का, जो स्ट्रेस सहने का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। वो ऐसे लोग हैं जो 440 से ऊपर का वोल्टेज भी सह लेते हैं, लेकिन फिर भी गलत कदम नहीं उठाते हैं। तो याद रखना, इस जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, ऐसा कोई कदम ना उठाना अपने जीवन में जिससे कि ये जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि नौकरी, गाड़ी, पत्नी, परिवार सब आपके साथ हैं, आप नहीं है तो बाकी किसी काम का नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जीवन है।
जब जीवन ही नहीं रहा तो फिर क्या किया? अरे नौकरी नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लग जाएंगे, एक और मौका मिल जाएगा, 5 मौके और मिल जाएंगे, और नहीं लगे तो नहीं लगे, कोई बात नहीं है, भूख तो नहीं मरोगे आप। लेकिन सोचिए जीवन ही चला गया तो फिर किस काम का? तो कभी भी अपने आप पर, कभी भी कैसी भी परिस्थितियां, हो सकता है कि किसी की परिस्थिति बहुत ज्यादा कितनी भी खराब हो सकती है, लेकिन कभी भी इतनी खराब मत होने देना कि वो दबाव इतना ज्यादा ऊपर बढ़ जाए आपके कि आपके जीवन के अंदर बाधा उत्पन्न कर दे। नौकरी लगेगी ना, रिश्ता टूटेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, और नौकरी भी लगेगी, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेटर होगा। बस एक अच्छे इरादे के साथ, एक नेक लक्ष्य के साथ निरंतर अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, समय लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है, किसी का थोड़ा कम समय में हो जाता है। संवेगात्मक प्रभाव को हम कल पढ़ेंगे, संवेगात्मक प्रभाव को हम पढ़ेंगे कल ये यूनिट पूरी हो जाएगी 3। और अब हम 3 बजे मिलेंगे वापस, 3 बजे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एसएसटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक लिख सकते हैं आप चाहें तो, मैं टॉपिक बता देता हूं। आपके रीट के सिलेबस का, एसएसटी का जो सिलेबस है रीट का, उसका जो पहला टॉपिक है, एक मिनट, जो आपके रीट का एसएसटी का जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, उसी के क्वेश्चन करेंगे आज हम। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं। सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सभ्यता के क्वेश्चन। पहला टॉपिक आपका क्या है? भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 3 बजे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी 3 बजे जरूर आइएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चाहे थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। इसी प्रयास को लेकर हम चल रहे हैं और मिलते हैं 3 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि आज ये टॉपिक हम पूरा नहीं करा पाए हैं, कल इसको पूरा करवा के आपको पीडीएफ भी दे देंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर